अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो तीन ड्रामों के ऊपर, एक दो ड्रामों पे बात करेंगे, बरज़ख के ऊपर बात करेंगे, कभी मैं कभी तुम, इस पे भी बात करेंगे। जो जन्नत मिर्ज़ा ने बयान दिया था अपनी बाजरदी राखी के हवाले से, उस पर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ हम अरशद नदीम साहब भी बात करते हैं, एक खुशी की खबर है। और एक आध इशू के ऊपर और बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरशद नदीम साहब से, खुशी की खबर से। तो अरशद नदीम साहब ने, जहाँ खुद वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहाँ पे हम पूरी कौम को, पूरे मुल्क को उनका उनके जो सर हैं फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और ख़ास तौर पे इस टाइम के ऊपर, जिस वक्त मुल्क के अंदर हालात बड़े अजीब से हैं, मतलब लोग महंगाई के उसमें पिस रहे हैं, हालात ठीक नहीं है, उस तरह से परेशान हैं। और फिर ऊपर तले क्रिकेट के हवाले से जो खबरें मिली, जो जिस जिस तरीके से वहाँ पे क्रिकेट के हवाले से जो कुछ हुआ आपके सामने है, तो लोग तरस रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ मिले ज़रूर कि जहाँ से थोड़ा सा खुशी निकाल सकें हम। तो अरशद नदीम साहब ने सबके सर फ़ख्र से बुलंद किए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, ये इंडिविजुअल की एक एफ़र्ट थी, ये उनकी ज़ाती थी। ज़ाहिर है इसके अंदर एक अकेला बंदा इन्वॉल्व होता है, पहले भी थे, अब वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 92 मीटर का बहुत बड़ा डिस्टेंस है जो उन्होंने वो किया। लेकिन इसमें उनकी ज़ाती कोशिश, ज़ाती जो तपस्या थी, स्ट्रगल थी, वो ज़्यादा शामिल है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखें जहाँ पे टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे पूरा एक सर्कल होता है, जहाँ पे और लोग होते हैं, तो वहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर क्या हाल है। टैलेंट इसी तरह ही है हर इंडिविजुअल के अंदर, जिस तरह अरशद साहब के अंदर है। लेकिन जिस वक्त ये एज ए टीम, ज़ाहिर ये अकेले का था। जब भी क्रिकेटर एज ए टीम जाके खेलता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ ज्यादतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उसके मेरिट के हवाले से बातें होना शुरू हो जाती हैं कि फलां बंदा मेरिट पे नहीं था, फलां सिफारशी है, फलां इस तरह लाया गया। और फिर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जिस तरह के, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो वो ऊपर जिस तरह बैठे हुए हैं, ऊपर जिस तरह लोगों को पता कुछ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करता, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है नीचे आता है। फिर वो मैनेजर सिलेक्टर किस तरह के रखते हैं, फिर आगे प्लेयर्स किस तरह के हैं, किस तरह फेवर किया जाता है, नेपोटिज्म किस तरह की जाती है, किस तरह जो है टैलेंट है या जो मेरिट है उसको साइड पे कर दिया जाता है, नेपोटिज्म जो है वो आगे आ जाती है। तो जिसके चक्कर में फिर यही वाला हाल होता है जो हमारा क्रिकेट में हुआ है। लेकिन बहरहाल एक खुशी की खबर थी, लेकिन उसकी रीज़न भी जानना ज़रूरी थी। और ये भी जानना ज़रूरी था कि क्या बाकी जो गेम है हमारी, ख़ास तौर पे क्रिकेट है, जिसके अंदर पहले हम जीतते रहे हैं और बड़े फ़ख्र के साथ अपना सर बुलंद करते रहे हैं, आज वहाँ पे क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, ये मैंने आपके सामने रखना। अब मैं आता हूँ बरज़ख की तरफ। बरज़ख ड्रामा, जिसमें सनम सईद, सलमान शाहिद, फवाद खान और इसके अलावा और भी लोग हैं, तो उसमें शामिल थे। वो ड्रामा उतरना था, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक उतरा नहीं है। 9 अगस्त का सुना था मैंने कि वो उसको उतार दिया जाएगा, रात को 12 बजे उतारा जाता, नहीं उतारा जाता, मामला सेटल हो गया या नहीं हुआ। तो ये अपनी जगह पे है। और इस हवाले से बिल्कुल लोकेशंस के हिसाब से देखा जाए, उसकी कलर स्कीम के हिसाब से देखा जाए, वो काफ़ी सारा डिफरेंट था। लेकिन कंटेंट और स्टोरी की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि वो थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। तो ख़ास तौर पे जब गोरा भी इस तरह चीज़ें बनाता है, जिसके अंदर उस तरह की कैद नहीं है, मुआशरे की उस तरह की हदूद क़यूद नहीं है, तो वो भी बाकायदा तौर पे ऊपर लिखते हैं पीजी है, फलाना है, फलाना है। इस तरह के बोल्ड चीज़ें जो हैं वो फ़िल्म के लिए शायद होती हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे आप बच्चों का कैरेक्टर दिखा रहे हैं और बच्चों के मुँह से क्या-क्या निकलवा रहे हैं कि आप, मैं अब यहाँ पे क्या मेंशन करूँ, फिर बाकी चीज़ें किस तरह के सीन हैं अदर दैन ये बच्चे वालों के अलावा, वो भी एक देखा जाना चाहिए। और फवाद खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा जो है, नो डाउट के पाकिस्तान के अंदर आपको नाम मिला है, खुदा के लिए में और हम सफ़र में आपको नाम दिया, जिसकी वजह से आपको ओवर द बॉर्डर या दूसरे मुल्क में, इंडिया में जाके अच्छे काम करने का मौका मिला। वहाँ पे आपने काम भी अच्छा किया एज कम्पेयर टू अदर्स, जिसमें काफ़ी सारे नाम हैं, किस किस का मैं नाम लूँ, सीनियर जूनियर अदाकार शामिल हैं। इन्होंने खूबसूरत फिल्म में अच्छा काम किया और अच्छा वहाँ पे इज्जत भी कमाई, लोग इनकी रिस्पेक्ट भी बड़ी करते हैं। कंट्रोवर्शियल टॉपिक, चले इस पूरे इंसान को तो एक साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। आप ऐसी सिलेक्शन क्यों करते हैं, और ड्रामे की खासतौर पे, जिस मैंने कहा कि फिल्म के अंदर फिर चल जाता है, फिल्म के अंदर की फिल्म की अपनी ऑडियंस होती है, ये ड्रामे आप बना रहे हैं तो लोग उस ड्रामे को ड्रामे के तौर पर लेते हैं। तो उसमें आप ऐसी चीजें क्यों लेके आते हैं जिसको हटाना पड़े, जिसको आप क्यों इस तरह के ड्रामों में काम करते हैं। आपकी, मैंने जिस तरह पहले बताया कि ठीक है, आप सिलेक्टेड काम करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका हक है। लेकिन आप हमेशा जो नजरें जुमा के बैठे होते हैं, वो बाहर भारत के अंदर बैठे होते हैं, ये आपसे थोड़ा सा शिकवा है। मोला जाट आपने की खुदा के लिए के बाद, 2 फ़िल्में टोटल आपने यहाँ पे की है। 2 तीसरी चलें वो कर लें, वो जो बैंक डकैती वाली थी, क्या नाम था?
मनी बैक गारंटी। एक फिर आपने दो या तीन ड्रामे किए हैं गिन चुन के इतने सालों में। मैं अगेन कह रहा हूँ कि कंटेंट सिलेक्ट करना आपका और आपका किरदार कैसा है ये आपका हक है, लेकिन कंटेंट के अंदर सिर्फ अपना किरदार नहीं देखा जाता, आपको ये भी देखना चाहिए। हमारे जिस तरह मैंने हदूदों की युद्ध की बात की है, अब आ गया ना, अब फॉल बैक उसका आया ना, आप अगर हटाते हैं फिर आप इसका मतलब गलत साबित हो गए ना। आपने जो चीज़ सेलेक्ट की थी वो गलत थी। तो आपको जहाँ अपने दिमाग और दिल को यूज़ इस्तेमाल करते हुए अपने किरदार को देखते हैं तो वहाँ पे, और जहाँ ये भी देखते हैं कि मुझे इंडिया में काम मिल जाए, वहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आपको उस किरदार में, आपको उस ड्रामे में, आपको उस फिल्म में सराहा जाएगा, वो कोई किसी तनाज़े का शिकार तो नहीं होगा। तो इस चीज़ को लाज़मी देखें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये था जनाब बरज़ख के ऊपर। अब मैं आता हूँ ज़रा कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम ड्रामा मैंने ज़रा लेट देखना शुरू किया, लेकिन मैं पहुँच गया हूँ वहाँ तक। तो फ़ाज़ मुस्तफ़ा साहब के हवाले से ही अगर मैं शुरू करूँ, बड़े अरसे के बाद वो ड्रामे में आए हैं, बड़े गैप के बाद। मेरा कोई, मैं जिस तरह पहले ही बताता हूँ कि ये इतना ओवर एक्सपोयर है उसमें जीतो पाकिस्तान में, कि मुझे, मैं अक्सर वो वीना मलिक की हम सब उम्मीद से वाली और मोहब्बतें सच्ची वाली मिसाल भी देता हूँ। तो उससे निकलना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल इस ड्रामे के अंदर फ़ाज़ मुस्तफ़ा साहब अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी मैच्योर तरीके से कर रहे हैं। जो उनको करैक्टर दिया गया, लापरवाह सा नखट्टू आदमी है बिल्कुल, उस तरह का वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ हानिया आमिर ने बहुत कमाल अदाकारी की है। कुछ सीन में जहाँ डायरेक्शन को डायरेक्टर को दाद बनती है, जहाँ पे वहाँ पे हानिया आमिर की भी दाद बनती है। डायरेक्टर की दाद ऐसे बनती है कि जिस तरह जिस वक़्त शुरू में अगर देखें तो उसको इनकार करता है बुला के वहाँ पे अदील, और वो घर आती है, वहाँ पे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जिस तरीके से उसने गाड़ी में बैठ के उसके फ़ाज़ मुस्तफ़ा के साथ की, वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग। फिर वो घर में आती है, वहाँ पे डायरेक्टर की इस तरह से बनती है कि वो पीछे बड़ा अच्छा लगाया कि पीछे पूरी बत्तियाँ लगी हुई हैं, तैयारियाँ लगी हुई हैं, उसको सीन को बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर किया, वो आ रही है। किसी को पता नहीं है कि ये इनकार सुन के आ रही है, और उसको पता है कि इनकार हो चुका है और पीछे ढोल ढमक्के चल रहे हैं। फिर सिंगल फ्रेम में भी अगर देखें तो उसी कहते भी, खैर भाई दबे बड़े अरसे के बाद आए हैं, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सिंगल फ्रेम में देखें पीछे ढोलकी लिखा हुआ और उसका बहुत बिल्कुल शशतर बैठा हुआ है, और बड़े अच्छे तरीके से जावेद शेख, हानिया की और मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और जो दूसरी लड़की है अदील के साथ, जिसके साथ अदील की शादी होती है, वो बहुत अच्छा कर रही है। बुशरा अंसारी हमेशा की तरह इस तरह के रोल आराम से निभा लेती हैं। दोनों बहनों ने अच्छा काम इसी तरह का पकड़ा हुआ है, इसी तरह का किरदार उनका था। वो शादी नहीं करवाना चाह रही थी उसमें, रद्द में उनकी जो बहन है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो बुशरा अंसारी भी वही काम है, वो इस हक में नहीं थी कि शादी इस तरह हो जाए, लेकिन बहरहाल वो भी अच्छा काम कर रही हैं। एक दो जगह पे जो सीन के हैं, जिस तरह वो डायलॉग था, पता नहीं क्या डायलॉग था वो, जिस वक्त कहती हैं कि मैं तो जल्दी सो जाऊंगी इशा के लिए, सुबह उठना होता है फजर के लिए। जल्दी सो जाऊंगी इशा के लिए, सुबह फजर के टाइम आंख नहीं खुलती। मतलब ये बिल्कुल बेतुका सा डायलॉग था कि कुछ समझ समझ से बिल्कुल बलातर था। और जिस तरह वो लड़की है जो है दूसरी, अदील की बीवी बनती है, उसका वालिद आता है, वालिद जब कहता है कि तुम उस लड़के से शादी ना करो, तो वो कहती है नहीं मैंने उधर ही करनी है शादी, जो मर्जी हो जाए, वरना वो थ्रेट कर देती है कि मैं मामा के पास जा रही हूँ बाहर मुल्क, सारा आपका बिजनेस जो एम्पायर है वो सारी छोड़ के चली जाऊंगी। तो उसके वालिद को फिर फिक्र लगती है, फिर वो खैर वो मान जाता है जिस तरह भी। तो वो कमरे के अंदर लेटी हुई, उससे कमरे में आने से पहले सिर्फ 20 सेकंड पहले वो पानी पीती है, पानी का गिलास पीती है। तो वो आके कहता है कि तुम कल से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ, ना कुछ खाया पिया। ठीक है, वालिद को तो नहीं पता खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन देखने वाले को तो पता अभी अभी पानी पिया है। ये लाइटर उसमें मैं कह रहा हूँ कि बहुत सीरियस किस्म का नहीं है। और फिर इसके अंदर जो छोटे करैक्टर हैं, उसकी जो बहनें हैं वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, तो सीख हैदर, और फिर इसकी शर्जीना की जो माँ है वो भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। तो मैं ड्रामा जो है ओवरऑल उसमें एक नयापन है, और डायलॉग भी बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। जिस तरह खासतौर पे जावेद शेख जाके उनसे कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी नहीं की, तुम्हारी बेटी से। वो कहते हैं ठीक है हम माफ़ कर देंगे, लेकिन मुआशरा हमें माफ़ नहीं करेगा। हम अपने आप को बेकसूर साबित करते हुए बाकी ज़िंदगी उस वक्त तक वो फैसला नहीं हुआ होता कि शादी जो है वो उसके साथ होने जा रही है। फिर वहाँ आने के बाद जो डायलॉग लाइटर उसमें है, वो भी वॉशरूम में इतनी देर में 40 बंदे भुगत जाते हैं, वो भी। और वो कौन सा ऐसा पानी है जो वॉशरूम गीला नहीं करता, वो लाइटर उसमें जो सिचुएशन के हिसाब से डायलॉग है वो भी बहुत ज़बरदस्त दिखाए। तो ओवरऑल इसको पसंद भी बड़ा किया जा रहा है, ड्रामा भी ठीक है, बैक उसका ओएसटी भी बहुत अच्छा है, और जहाँ जहाँ उसको लगाना है वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसको किया जा रहा है। बाकी जो ड्रामे हैं रद्द वगैरह के ऊपर और जफ़ा कहाँ तक पहुँचे, इस पे मैं अगली वीडियो में करूँगा। अब मैं आता हूँ ज़रा थोड़ा जन्नत मिर्ज़ा के ऊपर। जन्नत मिर्ज़ा जो है वो उन्होंने बयान दिया कि उसकी स्टोरी ठीक नहीं थी, कहानी बिल्कुल अहमी थी, तो मुझे कहानी देखनी चाहिए थी। मैं बच्ची थी, मुझे पता नहीं था मैं क्या
करती हूँ और ये वो ब्ला ब्ला। तो उस हिसाब तो जनाब वैसे तो खैर कहा जाता है कि जो सक्सेस है उसके बहुत ज़्यादा बाप होते हैं, सक्सेस और जो नाकामी होती है वो यतीम होती है। लेकिन क्योंकि हर कोई सक्सेस का क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन जब नाकामी होती है एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं, उसका कोई उसको कोई ओन नहीं करता नाकामी को। जन्नत मिर्ज़ा की पहली फ़िल्म थी, जन्नत मिर्ज़ा ने अपने आप को साबित करना था। अगर आप तनकीद करती हैं सैयद नूर साहब के ऊपर, उनके ऊपर दर्जनों उनके क्रेडिट के ऊपर फ़िल्में हैं। एज़ ए राइटर उनके ऊपर सैकड़ों फ़िल्में हैं, डायरेक्टर दर्जनों फ़िल्में हैं। अगर आप बाकी कास्ट के ऊपर बात करें तो वहाँ सायमा के क्रेडिट के ऊपर पता नहीं कौन-कौन सी फ़िल्में, मुसर्री साहब के ऊपर पता नहीं क्या-क्या है। तो ये जो लड़का था जन्नत मिर्ज़ा के साथ, इसने और जन्नत मिर्ज़ा ने अपने आप को साबित करना था। तो ये नहीं है कि कहानी ऐसी थी और वैसी थी, आप उस एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर दें। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि उनकी वो अपने आप साबित करके बैठे हुए हैं। आपने साबित करना था, आपकी पहली फ़िल्म थी। अगर आपको लगता है कि कहानी ठीक नहीं थी, तो आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है? मैं एज़ ए क्रिटिक मैंने उसके ऊपर उस वक़्त रिव्यू भी दिया था, कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव काम नहीं किया था। आप मेरा हालाँकि सैयद साहब हैं, वो बड़े जाने और माने हुए डायरेक्टर हैं, उनकी जो नज़रों में बड़ी तेज़ है। तो मुझे नज़र नहीं आया कि इनको एज़ ए हीरोइन उसके अंदर लीड ये देने का क्या उसके पीछे साइंस थी। ठीक है, वो नया एक फिनोमेना है उसके ऊपर भी टिकटॉकर्स के हवाले से टिकटॉक होती है 30 सेकंड की जनाब जन्नत मिर्ज़ा साहिबा, और जो फ़िल्म होती है वो ढाई घंटे की। ढाई घंटे और फिर फ़िल्म को आपने दिखाना है, मुफ़्त में नहीं दिखाना, फ़िल्म पैसे लेके टिकट लेके देखते हैं। तो वो आपके जो फॉलोवर थे, वो जितने जितने भी मिलियन में या करोड़ों में हैं, वो देखने के लिए नहीं आए, वो आपको देखने नहीं आए। वो कम से कम आपको देखने तो आ सकते थे ना। इसका मतलब जो देखने आया वो साइमा को, वो सैयद नूर की डायरेक्शन को, इसको देखने आया। आपके जो अगर थोड़े से आधे भी आ जाते जो आपके फॉलोवर थे, जो आपकी 30 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो तो देख लेते, वो यहाँ नहीं आए देखने के लिए। तो ये तनकीद जो है वो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा जायज़ नहीं है। शान साहब की बहन ने, ज़रका ने फ़िल्म के हवाले से जो बात की है, वो हम बाद में बात करेंगे। जो शान साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि हमें तो काम करने नहीं दिया जाता था, मुझे अगरचे फ़िल्मों में काम करने का शौक नहीं था। लेकिन वो कहती हैं कि थोड़ी बहुत मॉडलिंग वगैरह का अगर शौक था तो शान साहब ने सख्ती के साथ मना किया था, लेकिन अपनी बेटी को उन्होंने इजाज़त दी है। तो ये उनका सवाल वैसे वैलिड है कि शान साहब अगर ये सोच के कि उनकी घर की जो ख़वातीन है वो काम नहीं करेंगी, इस वजह से इजाज़त दी गई थी, तो वो एतराज़ बड़ा वैलिड है सरकार का। तो फिर अब इस वक़्त आके उन्होंने बेटी के आगे हथियार क्यों डाले हैं? इसके ऊपर अच्छा बाकी चीज़ों के ऊपर बात बाद में करेंगे, और जो सर्वे है वो एक दिन ज़रा ताख़ीर हो गई है, वो बाद में उसको करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।